सबसे बड़ी लापरवाही इसमें नोएडा अथॉरिटी की रही है। सबसे पहले मुझे खुद दुख है कि शायद उनमें से कोई एक मेरे जैसा पैदा हो जाता तो आज वो बच्चा हमारे बीच में जिंदा है। युवराज गिरा है, वो कम से कम 50 बीघे में है। तो यहाँ पे एक लड़का 2 घंटे से इस नाले में गाड़ी के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसकी 5 मिनट से आवाज़ नहीं आ रही है। फायर ब्रिगेड वालों के पास कॉल की तो वो मौके पे मौजूद पहुंच गए थे जब तक युवराज गाड़ी लेकर डूबा नहीं था। फिर वो सोच रहे यार इसमें सरिया है, यार इसमें ठंडा पानी है, अंदर अंधेरा है। जब मैं पानी में दाखिल लगभग 20 से 30 फुट 40 फुट मैं आगे गया तो तुरंत मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। 100 लोगों से उसने भीख मांगी है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सरिया अंदर है पानी के बहुत ज्यादा। आखिरी जो शब्द थे उसके बोले था कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, पापा मैं मरना नहीं चाहता। गाड़ी बहुत ही तेजी से पानी में जाने लगी। 16 जनवरी की वो सर्द रात जो न सिर्फ युवराज और उनके परिवार के लिए काली रात थी बल्कि नोएडा वासियों के लिए भी एक काली रात साबित हुई। युवराज सेक्टर 150 में ही एक गहरे तालाब में डूब गए और वहां पर खड़ी शासन प्रशासन की टीम सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई। ना तो उनमें कोई इंसानियत दिखाई दी और ना ही उन्होंने युवराज को बचाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन खुशी इस बात की है कि आम जनता में इंसानियत जिंदा है। उसी आम जनता में एक ऐसे साथी हैं जिनका नाम मुनिंदर है और ये गढ़ी समस्तीपुर सेक्टर 150 के निवासी हैं। इन्होंने उस दिन इंसानियत का परिचय देते हुए उस गहरे पानी में उतरे और युवराज को बचाने का पूरा प्रयास किया। बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। थैंक यू। जैसा कि इन दिनों युवराज वाला मामला चर्चा का विषय है, आप पता ही है, और आप उसका एक अहम हिस्सा है क्योंकि आपने युवराज को बचाने का प्रयास किया, जबकि वहां पर बचाने के लिए पूरी टीम मौजूद थी। और जैसा कि अभी तक आपने इंटरव्यू में बताया है कि पानी में कोई नहीं उतरा और आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए आप पानी में उतरे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पानी ठंडा है या सरिये हमें लग जाएंगे या हमारी जान को कुछ हो जाएगा। मुझे बस थोड़ा सा शुरुआत से घटनाक्रम बताइए, उस दिन क्या हुआ था? घटना ये हुआ था जी, ये 16 तारीख की रात की घटना है जी। 16 तारीख की रात को 11:45 पर युवराज गाड़ी लेके तालाब में उसमें बेसमेंट में गिर चुका था। गिरने के बाद उसने अपने पिताजी के पास कॉल भी किया कि पापा मैं किसी नाले में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प कीजिए, मुझे नहीं पता है मैं कहाँ पर हूँ। उनके पिताजी आए, उसे ढूंढने में बहुत समय लग गया था, ऐसा बता रहे थे 30 से 40 मिनट लग गए थे। आए, उनके पिताजी ने समय रहते पुलिस पे कॉल की, पुलिस भी मौके पे मौजूद आ गई थी। तो जब पुलिस को सूचना दी गई थी, जो सच्चाई है शुरू में मैंने फर्स्ट डे भी यही बात रखी थी, पुलिस को सूचना दी गई थी गाड़ी को लेकर युवराज नाले में गिर चुका है। जब पुलिस ने आके सिचुएशन देखी तो उसमें क्या था कि पुलिस गाड़ी गिरी थी बेसमेंट में। बेसमेंट तालाब और नाले में बहुत फर्क है। अच्छा। तो पुलिस उस सिस्टम को समझ नहीं पाई, उनके हाथ से बाहर था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों के पास कॉल की तो वो मौके पे मौजूद पहुंच गए थे जब तक युवराज गाड़ी लेकर डूबा नहीं था। गाड़ी गिरने के बाद लड़का कम से कम 2 घंटे गाड़ी के ऊपर लेटा रहा है, सनरूफ में लिकड़ कर। जैसे गाड़ी गिरी है सीधी तो सनरूफ में लिकड़ कर युवराज जो है छत पे लेटा हुआ था। छत पे लेटकर उसने कांटेक्ट किए पिताजी से, सबसे बोले ऐसे ऐसे बात है, ये है वो है, सारी चीज़ें बताई। जब उसने 2 घंटे कम से कम अपनी जान की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ पर कम से कम प्रशासनिक लोग थे 30 से 40 प्रशासन के। और वहाँ पर जो आम जनता थी, बहुत सारे लोग थे, लोकल भी थे, 150 के रहने वाले, कम से कम 100 प्लस लोग थे। अच्छा। उन 100 लोगों में से किसी ने भी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई जैसे कि मैंने दिखाई, जो सच्चाई बता रहा हूँ। इसमें कोई तारीफ बाड़ी बात नहीं है। मुझे खुद दुख है कि शायद उनमें से कोई एक मेरे जैसा पैदा हो जाता तो आज वो बच्चा हमारे बीच में जिंदा होता। अपने घर का इकलौता चिराग था। लास्ट टाइम शब्द उसके क्या थे, सोच के देखो उस बाप के जी को उस टाइम क्या बीत रही होगी जब उसने ये बोला था कि पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ पापा मुझे बचा लो। सोच के देखो, इकलौता बच्चा और अपने बाप से जीवन की भीख मांग रहा था, लेकिन एक बाप बेबस होकर खड़ा था। क्यों? एक तो प्लस में उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, बुजुर्ग अवस्था में थे, और प्लस में उनके पिताजी को तैरना नहीं आता था। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला कि मुझे पे खुद तैरना नहीं आता था, वरना मैं खुद भाग जाता। बेटे को भी नहीं आता। जी, बेटे को भी नहीं आता था, उन्होंने खुद बताया ये सब चीज़। तो वहाँ पे प्रशासनिक लोग खड़े थे, उनके पास सारी सुविधाएं थी,
बस पानी के अंदर उतर उतर कर देख रहे थे धीरे से। टाइमिंग किस टाइम आप पहुंचे थे? टाइम क्या था उस टाइम? मैं टाइम पहुंच लड़का गिरा है 11:45 पर, मैं लगभग 1:45 के लगभग वहाँ पे पहुंचा हूँ। 1:45 50 2 4 10 मिनट ऊपर नीचे होती है, लेकिन कंफर्म इतना है कि 2 बजे से पहले था मैं। ठीक है जी। तो मैं वहाँ पहुंचा, मैंने देखा वहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं, सब हैं। मैंने बोला क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक लड़का 2 घंटे से इस नाले में गाड़ी के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसकी 5 मिनट से आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, जी, आपके आने से 5 5 मिनट मिनट पहले पहले। ही आवाज बंद हुई थी। हाँ, तो मैंने ऐसा तो वहाँ पे लोगों ने आपको बताया होगा। हाँ, मैंने पूछा तभी तो बताया था। मैं क्या से पर कहाँ है वो लड़का? 5 मिनट पहले आवाज़ आनी बंद हुई है उसकी। मैं कहा अच्छा, मुझे पता है, मुझ पे तैरना आता है, मैं बचपन से ही तैरना जानता हूँ, मैं एक स्पोर्ट पर्सन भी रहा हूँ, कराटे भी आते हैं, फाइट मुझ पे अच्छे से आती है, 5 किलोमीटर में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैं, अमृतसर पंजाब से 2018 में। तो वो जज्बा बचपन से ही है। कुछ लोग बोले थे आपके अंदर ऐसी कि हिम्मत कैसे आई, मगर वो हमारी जेनेटिक ही ऐसी है, लोकलिटी है, अपने किसान आदमी है, ऐसी स्थितियों से हम एकदम से नहीं घबराते हैं। तो मैंने तुरंत 2 मिनट के अंदर परमिशन लेने की कोशिश की। सरकारी अधिकारी जितने भी मतलब मौजूद थे प्रशासन के लोग, तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं जा सकते। मैंने उनको बताया कि सर मुझ पे तैरना आता है और मैं उसको कंफर्म अगर कोई कोशिश होगी तो मैं 100% बचा सकता हूँ। अच्छा ऐसा कर सकते हैं? हाँ, तो ठीक है, तो आप जाइए। तो ठीक है, मैं जैसे ही अंदर, मैंने कमर पे रस्सा बांधा, सेफ्टी जैकेट पहनी थी मैंने भी, क्यों, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, किसी भी तरह की स्थिति मेरे साथ फंस सकती थी। जब मैं पानी में दाखिल लगभग 20 से 30 फुट 40 फुट मैं आगे गया तो तुरंत मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। अच्छा। हाँ, क्यों, धुंध इतनी थी कि जहाँ से मैं चला था, जब मैं पानी में उस भाई को कम से कम 40-50 मीटर के अंदर जाकर ढूंढ रहा था, तो उस भाई को नहीं, कुछ नहीं मिला वहाँ। मुझे ना तो गाड़ी मिली थी, ना मुझे वो भाई मिला था। टॉर्च के इशारों से मुझे बताया जा रहा था कि आप लेफ्ट चलिए, राइट चलिए, स्ट्रेट चलिए, ऐसे ऐसे, मतलब वहाँ पे ढूंढिए, आप इधर ढूंढिए, वहाँ इधर झाड़ी हैं उनके पीछे जाइए, मतलब वैसे कर करके मैंने वो एक भाई को कम से कम 30 से 40 मिनट ढूंढा। ढूंढने के बाद मैं समझ गया था, उनको एक आस थी जो बाहर लोग खड़े थे कि क्या पता कहीं ना कहीं ये लड़का ढूंढ सकता है, तो इसको कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमने पूरा एक सीन देखा है उस तरीके से इसको पूरे इसमें घुमाया जाए बेसमेंट में। फिर भी मैं घूमा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कुछ भी डर नहीं था। सरिया वगैरह जैसे लोग कह रहे थे? सरिया है उसके अंदर, लेकिन वो डबल बेसमेंट है, सरिया अंदर है पानी के बहुत ज़्यादा, 10-15 फुट नीचे है पानी से। पानी की भी मैं बात बता दूं, सबसे बड़ी उसमें गलती है नोएडा अथॉरिटी की। जो पानी है, बहुत से न्यूज़ पत्रकार जो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी 100% झूठ है। मैं बताता हूँ वो क्या है। वो अथॉरिटी की सबसे बड़ी लापरवाही है। जो हमारे नोएडा सेक्टर 150 की जितनी भी सोसाइटी हैं, उनका वेस्ट वाटर वहाँ पे कलेक्ट होता है, जबकि ना तो वो कोई तालाब है, ना वहाँ कोई वो नदी है, वो एक बिल्डर की खाली पड़ी हुई ज़मीन है, उसको ज़बरदस्ती तालाब बनाया गया है अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी द्वारा। कुछ लोगों को सच्चाई नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। और वो ही नहीं, जहाँ पे वो युवराज गिरा है वो कम से कम 50 बीघे में है, सेम स्थिति। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, वहाँ पे नाले इतने खतरनाक हैं। मैं अगर अपने आप को ये बोलूँ ना, मुझ पे तैरना आता है, मैं किसी भी स्थिति से बच सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, समझ रहे हैं आप। कोई भी चीज़ है, ये बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग की भी लिमिट है, 40 साल 50 साल 100 साल, उसके बाद भी ये गिरनी है, समझ रहे हो। उसी तरीक़ा से हर किसी की एक कैपेसिटी होती है। वे नाले इतने गहरे, अगर उसमें कोई तैरने वाला भी डूब जाए ना, गिर जाए, वो तैर तो लेगा, 2 4 6 घंटे 10 घंटे अपनी जान बचा लेगा, लेकिन उसमें से निकल नहीं सकता, शर्त लगा के बोल रहा हूँ। अच्छा, 8 फुट नीचे पानी, और पानी भी कम से कम 10 फुट नीचे तक है। बताओ आदमी उस पानी में से कैसे निकलेगा? ना तो कोई पकड़ने की दीवार है, लेंटर की दीवार बनी हुई है, बिल्कुल प्लान, इतने खतरनाक तरीके से बनाए गए हैं वो मौत के घर, लेकिन आज तक उनके ऊपर ना तो कोई पटड़ी बिछी है। वो तो किलोमीटर के हिसाब से है, ऐसा नहीं थोड़ी जगह में, किलोमीटर के हिसाब से पूरे नोएडा में। सबसे बड़ी लापरवाही इसमें नोएडा अथॉरिटी की रही है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जो मौके पे खड़े थे प्रशासनिक लोग, उन्होंने उस भाई को नहीं बचाया। बड़े दुख की बात है कि आप एक चीज़ बताइए, 100 लोगों से उसने भीख मांगी है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। क्या किसी के भी अंदर एक इंसानियत नहीं जागी? अच्छा, जैसे सेफ्टी जैकेट आपने पहनी थी, वैसी जैकेट पहन के कोई और उनकी टीम से भी तो जा सकता? हाँ बिल्कुल जा सकता था, पहन के वो कोशिश भी कर रहे थे हालांकि। पर आप एक चीज़ बताइए, उनके दिमाग में पता है क्या चीज़ थी? मतलब 3x6 की एक नाव थी, उस पर वो लेट कर जो मछली की तरह हाथ मार रहे थे। अच्छा, ठीक है जी। अब वो 3 फुट चौड़ी थी, तो हाथ जो चप्पू की तरह बराबर नहीं चल पा रहे थे। बाकायदा वीडियो भी है, आपने शायद देखी भी होंगे, जो पानी में उतरे हुए लोग हैं 2 फायर ब्रिगेड से। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, मान के चलो वो आगे नहीं बढ़ रही है हाथ से,
तो आप जिस महकमे में हो, आप इतने ट्रेंड होने चाहिए कि किसी भी स्थिति में लड़ने में आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े कि हम यहाँ पे क्या करें क्या ना करें। वो सोच रहे थे पहले जाएं या ना जाएं, फिर वो सोच रहे हैं यार इसमें सरिया है, यार इसमें ठंडा पानी है, अंदर अंधेरा है, यार मैं इस पे लेट के जाऊं बोट पे तो मेरे पास चप्पू नहीं है, फिर मुझ पे यार तैरना नहीं आता, मैं कैसे बचाऊं। अब एक चीज़ बताओ, इतने ड्रामे अगर उनके पास हैं तो वो किस तरीके से उस महकमे में भर्ती हुए हैं। जबकि उनका काम ही यही है। हाँ, पर्सनली काम है। और जबकि जो 100 लोग 2 घंटे में नहीं कर पाए, वो काम मैंने मात्र घड़ी की 2 मिनट में करके दिखाया। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, 100 लोग एक साइड, अकेला एक साइड। मैं इसमें कोई तारीफ करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। बड़े ही दुख की घटना है कि 100 लोग एक साइड 2 घंटे में एक काम को नहीं कर पाए, और कोई एक इंसान आता है और वो उसी काम को मात्र 2 मिनट में सारा सब कुछ करके दिखा देता है। तो सिस्टम में एक चीज बताइए, जब आप आए वहाँ पे जी, तब लाइट दिखना बंद हो गई थी, जैसा जी, आपने 5 मिनट पहले जी, ही जी, है जी, ना? जी। तो जब आपने बोला कि हम जाएंगे अंदर, तो उस समय उनके पिताजी के क्या रिएक्शन थे? उनमें एक उम्मीद जागी होगी ना? हाँ उनके क्या रिएक्शन? जी, उनके पिताजी ने खुद भी बोला इंटरव्यू में कि हाँ मोनिंदर गए थे अंदर, लेकिन वो लेट हो गए थे। आपकी उनसे उस समय कोई डायरेक्ट बात हुई? नहीं, उस टाइम बात करने का मौका ही नहीं मिला। 2 से 4 मिनट के अंदर ही मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं सीधा पानी में दाग गया था। क्यों? उस टाइम मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं था। क्यों? अगर मैं ज़्यादा बात करता, ज़्यादा समय रहता, तो शायद और भी ज़्यादा लेट हो जाता। मुझे जब किसी ने ये बोला था ना, वहाँ पे खड़े कुछ लोगों ने, कि अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए, 5 मिनट पहले लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है। तो मैं उस उम्मीद से दागा था, क्या पता वो गाड़ी पे लेटा हुआ था, कहीं ना कहीं वो बेहोश तो ना होगा। कहीं आपको कुछ ऐसा पता है कि उनके आखिरी शब्द क्या थे जो उन्होंने बोले हैं युवराज? हाँ, आखिरी शब्द बड़े ही एक इंसानियत को ख़त्म करने वाले हैं, सच्चाई बताएं। बिल्कुल इंसानियत उस टाइम ख़त्म हो गई थी। उसके जो आखिरी शब्द थे, एक बाप के सामने इकलौते बच्चा ये बोल रहा है, आखिरी जो शब्द थे उसके ये बोले था कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, पापा मैं मरना नहीं चाहता। गाड़ी बहुत ही तेज़ी से अब पानी में जाने लगी अंदर, और मौके पे प्रशासनिक लोग मौजूद थे, किसी ने भी उस टाइम फुर्ती नहीं दिखाई। तो ये चीज़ें आपको वहाँ के लोगों ने बताई? आप तो 5 मिनट हाँ, लेट पहुँचे थे। किसी से भी पूछ लेना आप। हाँ। जी, ये उनके पिताजी ने भी बोला इंटरव्यू में। ठीक है जी, जो जितने भी 100 लोग हैं, सबको पता है। ये बात सच है कि उसके शब्द ये थे, लेकिन बहुत ही इंसानियत को ख़त्म करने वाले थे। क्यों? 100 लोगों से एक इंसान भीख मांग रहा, 2 घंटे में 100 लोगों में से एक इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उसके पास जाए, उसको एक सेफ्टी जैकेट पहना दे। मैं कह रहा हूँ मैम जी, मैं तुम्हें एक सच्चाई और बता रहा हूँ, जितना समय प्रशासन को मिला था ना, बस रस्सा था उनके पास, सेफ्टी जैकेट थी, सारी चीज़ थी। अगर इतना समय उतनी सुविधा के साथ अगर मुझे मिल जाए ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अकेला गाड़ी खींच देता। इतनी हिम्मत है मेरे में। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं मौत से भी लड़ना जानता हूँ। मुझे उस तरीके से बचपन से ट्रेंड किया गया, मैं मौत से भी लड़ जाऊँगा। मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ, क्यों? मैं एक किसान का बच्चा हूँ, प्लस में हमारी जेनेटिक ऐसी, हमारा देसी खाना, देसी नाना, और एकदम बॉर्डर पे जितने भी खड़े गांव के लोग हैं, कोई शहर का तो ऐसा कोई है नहीं भाई। आप मान के चलो, सभी शहर के भी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, लेकिन सभी अगर अच्छे अधिकारी बन जाएंगे तो फिर बॉर्डर पे कौन खड़ा होगा, है जी? अच्छा, जैसे आप जब बाहर आए जी, आपने बोला कि अंदर नहीं कुछ मिला, जी, जी, तब उनके पिताजी का क्या रिएक्शन था? पिताजी का रिएक्शन, वो तो एकदम टूट गए होंगे, टूट क्योंकि गए। वो उम्मीद लगाए थे कि शायद कहीं मिल जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने कुछ इंटरव्यू में भी बोला है कि मैंने होप खो दी थी जब लाइट दिखना बंद हो गया। उनके लास्ट जब युवराज के शब्द थे कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, ऐसे ऐसे गाड़ी पानी के अंदर जा रही है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। युवराज के पिताजी के शब्द ये थे कि बेटा आप घबराओ मत, मैंने दूसरी गाड़ी भी मंगवा ली है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं वीडियो में आपको अभी सुना सकता हूँ। वो बोल रहे बेटा घबराओ मत, मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा लिया है। युवराज के पिताजी को पूरे प्रशासन पे उस टाइम भरोसा था कि जब इतने लोग आ चुके, कहीं ना कहीं मेरा बेटा बच जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मतलब एक इंसानियत को ख़त्म करने वाली चीज़ आपके पास खड़ी है और तुम उन पर विश्वास करे बैठे हो। तो वो गलत इंसान पे विश्वास कर लिया उन्होंने, और उनके बच्चों का जो जिम्मेदार है कोई भी है, आपको सच्चाई पूरे देश को पता चल चुकी है। मैंने सब चीज़ खोल के बता दी है, मुझे डरना किसी से नहीं है। बस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ बीच में, कि मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। अच्छा जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ, हालांकि छोटी मोटी स्थिति से मैं नहीं डरता हूँ किसी भी चीज़ में, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। अभी पिछले दिनों आपको पुलिस ने भी बुलाया था, वहाँ पर जी, पूछताछ की गई आपसे। कितनी देर बिठाया गया आपको, और कितनी बार बुलाया जा चुका है अब तक? एक बार बुलाया था जी, 5 घंटे। 5 घंटे? जी, 18 तारीख को मुझे बुलाया गया था,
कि आप थाने आइए। मुझे 1 बजे मैं वहाँ पहुँचा था, तो मुझे 5 बजे तक मुझे बैठाए रखा था क्या वहाँ क्या पर। पूछताछ किस विषय पर हुई है? विषय पर कुछ नहीं हुई थी जी, बस ये बोल रहे थे पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, ये वहाँ पे ये बोलो कि पुलिस भी तत्परता के साथ लगी हुई थी, हमको भी बचाओ, बहुत सारी चीज़ें। और भी किसी तरह की कोई धमकियां मिल रही हैं आपको या आपके हाँ। परिवार को? देखो धमकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक अगर कोई कमज़ोर से दिल का इंसान होता ना, जिस दिन मैं थाने से गया था उसी दिन फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग जाता, गायब हो जाता, ठीक है जी। लेकिन मैंने क्या वो सोचा यार, जब हमारी वजह से किसी की जान बच रही है, मान के चलो हम युवराज को नहीं बचा पाए, लेकिन कोशिश तो पूरी की ना। सही। हाँ जी, कल को अगर हम आज इसको आवाज़ को खुल के नहीं उठाते हैं, कल को फिर कोई दूसरा युवराज गिरेगा वहाँ पर, फिर कोई डर जाएगा, भैया हम नहीं जा रहे। तो मैंने सोचा मगर जो होगा देखा जाएगा, हम खुल के बोलना चाहते हैं। उसके बाद मुझे सबसे बड़ा खतरा, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम मोनिंदर जाटव, नोएडा सेक्टर 150 का मैं रहने वाला हूँ। मैंने प्रॉपर सबकी ऊपर से नीचे तक पोल खोली, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मैंने सिस्टम की पोल खोली जो सच्चाई है। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। क्यों? एक इंसानियत एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो युवराज बेबस होकर अपने एक जीवन की भीख मांग रहा था, अपने एक बेबस पिता से बोल रहा था पापा प्लीज़ बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सोच के देखो उस टाइम उसके पिताजी के ऊपर कितने दुख का पहाड़ टूट रहा होगा। ये बड़े ही सोचने का विषय है कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो जो कि इंसानियत को कतई ख़त्म करने वाली चीज़ है। तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि युवराज को न्याय मिलना चाहिए। क्यों? देखो ना तो वो मेरे माजाए हैं, ना ही कोई मेरे गांव का है, वो 150 में भी कुछ समय पहले आकर रहने लगे हैं। लेकिन एक इंसानियत सबसे बड़ी चीज़, मैं सबसे ऊपर धर्म जाति सब चीज़ को भूलकर मैं इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ। जब आप कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, बीमार होंगे, आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, वहाँ आप जाति नहीं धर्म नहीं पूछेंगे। लेकिन कहीं अपने आप को इज्जत ऊंची दिखानी होगी, वहाँ पर जाति को ला दोगे बीच में, धर्म को ला दोगे बीच में, ठीक है जी। लेकिन मैं इसको न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। ये जैसे घटना हुई उसके जी। बाद जी। जो अभी ये मीडिया में इतना ज़्यादा चल रहा है, जी। उसके बाद पिता से मुलाकात हुई आपकी? मैंने पिताजी से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की है। क्यों? उनकी एज बहुत ही ज़्यादा होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। उन्होंने एक चीज़ सोच ली कि अगर मुझे न्याय नहीं भी देती है ना सरकार, मुझे 1% दिक्कत नहीं है। क्यों? मेरा सब कुछ खो चुका है और रियलिटी में उनका सब कुछ खो गया है। इकलौता बेटा है, वो चला गया, ठीक है जी। और माता उनकी 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं। पिताजी हैं, पिताजी अब देखो ऊपर वाला उन्हें कैसे रखे कैसे ना, देखो जो भी है उनकी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए, ऐसा किया जाए जो उनका बुजुर्ग अवस्था है जो उसमें उनको सहारा मिले, सरकार की तरफ से उनके लिए बहुत अच्छी मदद हो। मैं ये चाहता हूँ जो उनको ऐसा फील ना हो कि मेरा बेटा जा चुका है, ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेहनत करके खाने जानता हूँ, लेकिन मैं किसी इस चीज़ में कोई लोभ लालच किसी भी तरीका का नहीं है। अभी घर में कौन कौन है आपके? आपकी शादी हुई है, बच्चे वगैरह? मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी 26.5 साल उम्र है। मुझसे हम 6 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर का हूँ, चौथे नंबर का ये भाई है मेरे साथ जो है, ठीक है जी। 3 मेरी बहन है, ठीक है जी। फैमिली हमारी बहुत ही बड़ी फैमिली है, मजबूत फैमिली है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। किसान आदमी है। जैसे ये सब मामला हुआ तो माता पिता ने या परिवार वालों ने कुछ बोला कि आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? जब पुलिस की ओर से या प्रशासन की ओर से आपको धमकियां मिली या बोला गया कि आप जो है हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, तब आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? मेरे परिवार देखो मैंने तुम्हें पहले बताया कि हम किसान लोग, हम छोटी मोटी धमकियों से या छोटी मोटी परिस्थिति से, वक्त से एकदम से नहीं डरते हैं। हमारे पिताजी ने ये बोला था, मैंने बोला पापा जी ऐसे ऐसे बात है, उसमें थोड़ा न्यूज़ वालों के सामने मैंने एक दो को ये बता दिया कि ऐसे ऐसे सच्चाई जो भी बता दिया। तो मेरे पिताजी का फर्स्ट रिएक्शन ये था, बेटा डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई के साथ खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, सच से मत पीछे हटना, और हम पीछे खड़े हैं तेरे। अभी जॉब का क्या है? जॉब चल रही है? जॉब नहीं चल रही, नहीं चल रही। मेरी जान को खतरा है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, मैं जॉब पे जाऊँगा तो मेरी नाइट की ही जॉब है। मेरे उस टाइम क्या हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता है, कब कौन सी सेकंड कौन से पल में मेरे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मैं इसलिए पहले से पहले सभी को बता रहा हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरी जान का और मेरा जो साथ घटना होती है उसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा, नोएडा अथॉरिटी होगी, जितने भी बिल्डर्स के मैंने पोल खोली है वो होंगे, और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर मेरी वीडियो आगे तक जा रही है, किसी भी मुख्यमंत्री जी से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत ही नेशनल लेवल तक ये चीज़ पहुँच चुकी है।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए कि आपको ये कंफर्म कुछ नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने आप को अच्छा महसूस करूँगा कि मेरी सरकार मेरा साथ दे रही है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। सच्चाई बताऊँ, मैं इंसानियत के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कोई ना कोई मेरा माजाया था, लेकिन मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। लेकिन मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मेरी माता ने जिस दिन से धमकी आई है, सच्ची बताऊँ, रोटी भी नहीं खाई है। मेरी माता अभी भी कॉल करके रो रही थी कि बेटा आप कहाँ पर हो। मैंने उन्हें ये बोला, मम्मी मैं सुरक्षित हूँ। थोड़ा सा पीछे चलें, वही जो पिछले दिनों ट्रक वाला मामला हुआ जी था, जी। तो ऐसा बताया गया कि उसको ड्राइवर को भी आप ही ने बचाया था। हाँ जी। क्या वो वाला इंसिडेंस क्या था? थोड़ा उसमें ये था जी, मतलब उस दिन भी ऐसी सेम धुंध था और सेम ही सिचुएशन थी। मोड़ ना दिखने के कारण, लाइट ना होने के कारण, मोड़ से कम 50 मीटर पहले लाइट है, उस मोड़ पे ना तो कोई लाइट है, ना कोई एरो है कि आप इधर से मुड़ना, जो भी चीज़ होती है। बोलिए। वो ड्राइवर, वो भी मतलब उनका ट्रक पानी में कितना चला गया था, क्या हुआ था? जो रोड है वो तालाब से कम 10 फुट ऊंचा है। जैसे ही ड्राइवर ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसने कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन 18 से 20 फुट लंबा ट्रक था वो, 20 फुट प्लस है। वो कंट्रोल करते करते आधा पानी तालाब के ऊपर, नाले के ऊपर से ऐसे निकल गया और आधा टिक गया रोड पे। 25 टन उसमें सरिया भरा हुआ था कटिंग का, जो उसके ड्राइवर ने बताया था कि 25 टन सरिया इसके अंदर मौजूद है। उसके दोनों टायर फट गए थे और उसने घबरा के ये चीज़ सोची कि मैं जल्दी से इसमें से कूद जाऊं, क्या पता ट्रक मेरे ऊपर ही गिर जाए, आगे गिर जाए। तो उसे नीचे उसने ज़मीन सोची थी कि ये ज़मीन है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मौत का कुआं खुदा हुआ है कई सालों से, 15-14 सालों से। तो कैसे आपने उनको कैसे बचाया था? उसके ट्रक में जो रस्सा बंधा हुआ था जी। अच्छा, हाँ वो खोला जी, मैंने ट्रक पे चढ़ के रस्सा खोला था। रस्सा खोल के मैं नीचे आया, ट्रक पे से दाग कर नीचे आने के बाद वो जैसे उसकी दीवार टूटी थी, उसमें कम से कम 2-2 बिलांद का सरिया निकल गए थे। मैं उस सरिया में रस्सा बांध के मैंने उस भाई के पास रस्सा फेंका था कि आप इसको पकड़ के सेफ रहिए, मैं 2-4 राइडर और लाता हूँ ढूंढ कर। क्यों, उस रोड पर राइडर बहुत ज़्यादा चलते हैं। जितनी भी एप्लीकेशन है, जेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इंस्टामार्ट, जितने भी है सब के उधर ज्यादा रहते जी, हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि थोड़ा वो आउटर साइड पड़ता है। जी 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 थोड़ा जी। हाँ, लोग एकदम से मार्केटिंग एरिया नहीं है मार्केटिंग उधर। एरिया नहीं है, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए मैंने वो बीच कर रोड पे खड़े होकर मैंने कहा तो 8-10 राइडर्स रोके, मैंने बताया उनको सिचुएशन कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन है, जल्दी पहुँचो तुम, और रोक के ला रहा हूँ। हमने उस भाई को रेस्क्यू करने में कम से कम 2 घंटे लग गए, लेकिन हमने उस भाई को बचा के छोड़ा। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे ऐसे अपने जैसे युवराज तड़प रहा था ना, उसे ऐसा लग रहा था युवराज को आज मैं जाऊँगा, और वो रियलिटी में चला गया, वरना वो जाता नहीं। इसी तरीके से वो ड्राइवर को भी यही दिख रहा था कि आज मैं जाऊंगा, लेकिन समय रहते हमने बड़ी मशक्कत के साथ उस भाई को बचा लिया था और उसको सुरक्षित बचाकर हम अपने सुरक्षित स्थान पर लेकर गए थे। नाइट में ही ले जाने के बाद हमने सुबह 10 बजे उसको चौकी पे छोड़ा था। चौकी पे जाने के बाद फिर पुलिस प्रशासन ने उसका ट्रक निकलवा के दिया, फिर वो अपने सुरक्षित चला गया। लेकिन कुछ पत्रकार उसके पास पहुँच गए। पहुँचने के बाद उसने भी सेम पोल खोली जैसे मैंने खोली है, सेम चीज़ बताइए। नहीं वहाँ पे कोई साइन बोर्ड है, नहीं वहाँ पे कोई फुटपाथ है, ना वहाँ पे लाइट है, मतलब बहुत ही गंदा सिस्टम है उधर। 90 डिग्री पे एकदम रास्ता घूमता है, कोई नया इंसान आ जाए धुंध में तो 100% निश्चित है वहाँ करना। जैसा कि अभी इतनी बातचीत हुई है अमर उजाला के साथ मोनिंदर जी ने की है, और वो पूरा घटनाक्रम बताया, इन्होंने कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर युवराज को बचाने का प्रयास किया, हालांकि बचा नहीं पाए, और किस तरह से इन्होंने प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर किया है कि वहाँ पर कितने आला अधिकारी और उनकी टीम मौजूद थी, उसके बाद भी जो है वो उन्होंने भरसक प्रयास नहीं किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो मददगार हैं वो दुबके हैं मददगार, और सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं जिम्मेदार। तो स्थिति ये है कि जिसने इंसानियत दिखाई आज वही दुबक कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर, वो डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो उनके साथ कोई हादसा या कोई अनहोनी हो जाए। तो हम अमर उजाला के माध्यम से भी प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि वो मोनिंदर जी की मांग पर गौर करें और उन्हें सुरक्षा दें। रिपोर्टर वान्या दीक्षित के साथ कैमरा पर्सन जय ठाकुर की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।